Hello, my dear student of Standard 8, welcome back. And today we will discuss question answers of chapter number 4, the Supreme Court. Okay, so without any delay, let's begin. So here is your first question, and it's a huge one, and we already discussed this in our explanation part. Question number 1, answer the following questions. Number 1, Narmada Yojana is an important multi-purpose project. It's possible it possibly does not violate the fundamental right of any individual. Why was this judgment given by the Supreme Court? Discuss it. ओके सो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि नर्मदा योजना एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है, ये हम लोग आगे आंसर में देखेंगे. एंड पर ये जो है ना, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया, हमको वो पूरा केस और मैटर डिस्कस करना है. आई डू वेरी सिंपल थिंग, आई जस्ट कॉपी डाउन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड पेस्ट ओवर हियर. ओके, सो देयर वाज एन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ नर्मदा डैम अबाउ 110 मीटर. सो नर्मदा डैम की हाइट 110 मीटर थी. अब इसको वो लोग रेस कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं. आई थिंक 121 पे ले जा रहे थे. राइट नाउ इट इज़ 139. तो एज यू नो कि जैसे ही डैम की हाइट बढ़ती है तो पीछे ज़्यादा पानी स्टोर होगा. ज़्यादा पानी स्टोर होगा मीन्स ज़्यादा वो एरिया कवर करेगा. एंड उन एरियाज़ में कुछ आदिवासी लोग, कुछ ट्राइबल्स लोग रहते हैं, और उनकी ज़मीन और उनके घर ऐसा माना जाता है कि डूब ही जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पानी स्टोर होगा. तो आई थिंक गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ करना चाहिए पहले से ही, क्योंकि गवर्नमेंट को ही पता है कि डैम की हाइट इंक्रीज करेंगे, पीछे ज़्यादा पानी स्टोर होगा तो इनके घर डूब जाएंगे एंड ये सब प्रॉब्लम होनी है. ओके, चलो आगे देखते हैं क्या होता है. एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO फ्रॉम द मध्य प्रदेश एंड अदर रीजनल वेयर फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द ट्राइबल हु वुड लूज देयर लैंड और हैबिटेट फॉर एवर ड्यू टू द प्रोजेक्ट. सो इस नर्मदा प्रोजेक्ट की वजह से ऐसा एक खतरा हो गया था कि जो आदिवासी लोग रहते हैं वो अपना घर और अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे. ओके, सो ये एक तरह से एक मतलब थ्रेट था जो हमारी जो ये NGO वालों ने, जो ट्राइबल कुछ कम्युनिटी के लोगों हैं, इन लोगों को मतलब ये लग रहा था. ओके, चलिए फिर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में. नाउ द Supreme Court passed a judgment on 8 March 2006 resolved this conflict between two states. टू स्टेट है ना, मध्य प्रदेश एंड गुजरात के बीच में बेसिकली ये केस था. एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 8 मार्च 2006 को. एंड इसमें मैटर पूरा सॉर्ट आउट किया जाता है. क्या कहा जाता है मैटर में? पॉइंट नंबर 4, इट स्टार्टेड दैट इन अकॉर्डेंस विद द राइजिंग पॉपुलेशन इट वॉज एन नेसेसरी to carry out this project. As you know, the population keeps on rising in our country. Okay, in 2011 we were at 121 crore. Right now in 2020 we are 138 crore. Maybe in 2021 when the census is going on, we might be 139 or 140 crore. Okay, so normal सी बात है that in our state also हमारी population बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, उनको पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. तो ये जो डैम बनाया जा रहा है ये कोई गलत इंटेंशन से नहीं बनाया जा रहा है. आगे जो बढ़ने वाली पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट कैरिड ऑन किया जा रहा है. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 तो आई होप बहुत सिंपल था. पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं. देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द एनवायरमेंट एंड बेनिफिट टू लिविंग बीइंग ड्यू टू द सरदार सरोवर योजना. तो इस जो प्रोजेक्ट का नाम है सरदार सरोवर योजना. एंड इससे जो भी आगे फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों कहा गया है. देखिए, आपने एक रिवर के ऊपर एक डैम बना दिया तो पीछे पानी स्टोर होगा. ज़्यादा पानी स्टोर होगा मीन्स हमको एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए पानी मिलेगा, हमको पीने के लिए पानी मिलेगा. एंड जब इस डैम पे से जो पानी नीचे गिरता है ना, तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स भी पूरी होती है. ओके, एंड यही पानी है जो हमको ड्रॉट कंडीशन में भी बचाएगा.
सो एक तरह से ये एक डैम बनने से बहुत सारे पर्पस सोल्व होते हैं, इसलिए हम इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहेंगे। एंड पॉइंट नंबर 5 में भी ये क्लियर हो गया है कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे एनवायरनमेंट को। फार्मर्स अच्छी क्रॉप ग्रो कर पाएंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पीने के पानी की कोई ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो ये सब चीज़ें थी। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। द एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वुड गेट वाटर एंड एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट कुड बी केप्ट इन कंट्रोल। सो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनके जो डेजर्ट वाले एरिया हैं इनको पानी मिलेगा, प्लस हम लोग जो डेजर्ट का एक्सपांशन हो रहा है उसको भी हम लोग रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नाउ पॉइंट नंबर 7, proper rehabilitation of the tribal affected by this project should be given the top priority and hence the fundamental rights could be protected। गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ, ये जो लोग रह रहे हैं तो इनको भी रहने का और जीने का हक है, तो इनसे आप रहने का हक नहीं छीन सकते। ठीक है, अगर इनका घर जाने वाला है तो इट इज़ पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम अल्टरनेटिव होम, शायद उनको सेम कोई जगह पे घर दें, और अगर चाहते हैं कि इनको ज़मीन के पैसे दिए जाए या घर के पैसे दिए जाएँ तो उनको पैसे दे दें, अदरवाइज ज़मीन के बदले ज़मीन या फिर घर के बदले कहीं पे घर दे के भी इनका शिफ्टमेंट किया जा सकता है। आई होप आपको ये आंसर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाओ आई थिंक अब पूरी स्क्रीन आ गई है, गुड। सो क्वेश्चन इज, वाई शुड द जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट। जुडिशियल सिस्टम होती है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, सो लेट अस रीड द आंसर। इफ द जुडिशरी इज डिप्राइव्ड फ्रॉम फ्रीडम, इट्स पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन कंट्रोल द जुडिशरी एंड देयर वुड बी नो इम्पार्शियल जजमेंट। अगर हम लोग हमारी जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे तो जो पावरफुल लोग होते हैं, पावरफुल इन द मीन्स पैसे हैं, उनके पास बहुत सारा मतलब एक सामाजिक बैकग्राउंड है, और जो मतलब प्रभावशाली लोग हैं, स्पेशली द मिनिस्टर, तो ये लोग क्या करेंगे, एक तरह से जज को डरा के धमका के जजमेंट अपने फेवर में कर लेंगे, अगर जज इनके कंट्रोल में आते होंगे तो। ठीक है, और आपको क्या लगता है, अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई रूलिंग पार्टी के अंडर में काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो कभी भी इम्पार्शली अपना जजमेंट नहीं दे पाएंगे। ओके, सो ये एक पॉइंट हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट, डेट इज़ द रीज़न वाई द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना वो ना स्टेट गवर्नमेंट और ना सेंट्रल गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बर्दाश्त करता है। ओके, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, पुलिस वालों के ट्रांसफ़र कर देते हैं मिनिस्टर्स। ओके, मगर सुप्रीम कोर्ट के जज के ये कर पाना बहुत मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये इनके अंडर में आते ही नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 3, डेट इज़ वाई द जुडिशरी हैज़ केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव यानी जो चुन के आते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी जो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट और ये सब हो गया। ठीक है, जो वर्किंग गवर्नमेंट होती है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। दस, वंस द जज आर अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट and the Supreme Court, it is very difficult to expel them from their respective position। एक बार अगर हमने किसी जज को उनकी जगह पे अपॉइंटमेंट दे दिया तो फिर उनको हटा पाना बहुत ही मुश्किल है, एंड उसको हम लोग हटा नहीं सकते। ठीक है, सो अगर कोई हटा नहीं, उसको तो पता है कि मुझे कोई मेरी प्लेस से हटा नहीं सकता, तो उसको फिर डर किस बात का है, कोई डर नहीं होगा। ठीक है, एंड इफ़ and individual feels that his or her fundamental right is violated, he or she can go to the court। अगर आप जैसे किसी इंसान को या मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और किसी भी मतलब जो भी हमारे राइट्स को ले रहा है उसके खिलाफ हम लोग केस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, मेरे घर के ऊपर से कोई मेट्रो का ब्रिज बन रहा है और जो पिलर है बिल्कुल मेरे घर के सेंटर में आता है, तो नॉर्मल सी बात है वो लोग आके मेरा घर तोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि हमको या तो नया घर प्रोवाइड करें या फिर घर की जो वैल्यूएशन मनी है वो हमको दे दें, घर हम अपने हिसाब से खरीद लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जगह दिखाई वो हमको बहुत दूर पड़ती है। बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, बट अगर गवर्नमेंट
हमको पैसे भी ना दे और घर भी ना दे तो हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हल्का सा लगता है कट हुआ है, एनी हाउ आंसर क्वेश्चन, वाई द पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कंसिडर एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। तो गवर्नमेंट ने जो PIL का कॉन्सेप्ट लाया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। ओके, एनी सिटीजन कैन अपील इन द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सिटीजन हमारे देश का अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए और प्रोटेक्शन के लिए केस कर सकता है, ठीक है। बट आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट जाके केस कर लेता है? नहीं। बट पॉइंट नंबर 2 वही बता रहा है, बट इन रियलिटी द पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द कोर्ट। तो गरीब इंसान जो होते हैं, जिनको मतलब ये टेंशन होती है कि आज हमको 2 टाइम का भी खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपको लगता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस करेंगे? कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इनको एक्चुअली डर किस चीज़ से लगता है? वेल, ये आपको पॉइंट नंबर 3 में पता चल जाएगा। द लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो ये जो पेपर वर्क होता है, अदालतों के चक्कर काटने होते हैं, बहुत ज़्यादा वकीलों की फ़ीस होती है, तो ये सब चीज़ें सोच के इंसान क्या होता है, अपने कदम पीछे हटा लेता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ओके, for the poor person who is illiterate and incurring irregular income, it's become really tough to go to the court and demand justice, ठीक है। आपको क्या लगता है, वो जो गरीब इंसान है, जो ऊपर से पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो आपको लगता है कि वो रोज़ रोज़ अदालत के धक्के खाएगा, जिसके पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो उसके लिए तो कोर्ट तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। Keeping this fact in mind, the Supreme Court announced the provision of the PIL public interest litigation in the year 1918। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और गरीबों की ये प्रॉब्लम समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में ही PIL फॉर्म कर दिया, ठीक है। विद दिस सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड एन एफर्ट दैट मैक्सिमम पीपल कैन रीच टू द कोर्ट फॉर जस्टिस। इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच बहुत ही ईजी कर दी है। इफ़ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, सॉरी पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल द केस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल और डिप्राइव्ड क्लास, ठीक है। मेरे घर के आसपास में मान लो 5 गरीब लोग हैं और उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उनके बिहाफ पे मैं भी केस लड़ सकता हूँ, ओके। सो ये बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 8, एंड इफ एनी of the fundamental rights are being violated, then the citizen can appeal straight in the high court or the supreme court। अगर किसी को लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं या कोई हमारे राइट्स हमसे छीन रहा है, तो हम स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, वो आपको लॉयर्स बता पाएंगे, जिसके लिए LLB की डिग्री आपको लेनी पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 विच इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस आंसर। After 1980, PIL was used to bring justice to many deprived sections of the society। इस PIL की मदद से हमने समाज के बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिलवाया, जस्टिस दिलवाया। फॉर एग्जाम्पल, PIL फाइल्ड टू फ्री द लेबरर्स ऑफ द इनह्यूमन लेबर टू रिलीज द प्रिजन फ्रॉम द जेल ऑफ बिहार आफ्टर दैट टर्म ऑफ पनिशमेंट वॉज ओवर। कई बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हमको जेल में ज़्यादा टाइम रुकना पड़ जाता है। कभी कभी तो हम लोग को जेल में इतना टाइम रुकना पड़ता है कि हम अपनी सज़ा भी काट चुके हैं और सज़ा से ज़्यादा हमको वेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बिहार के लेबरर्स थे जिनको फ्री करवाया गया एक PIL के थ्रू। PIL में ये कहा गया है कि आपने जिस इंसान पे केस डाला है, उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं कि 6 महीने की सज़ा है, पर वो बंदा पहले से 7 महीने हो गए जेल में ही है, अब तो फ्री कर दो। चलो मान वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो मैंने किया था, तो उसकी 6 महीने की सज़ा कन्फर्म कर दो और उसको फ्री कर दो, क्योंकि वो पहले ही 7 महीने की सज़ा काट चुका है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 3 ट्रू और फॉल्स डिस्कस करेंगे। नाउ स्टेट द वेरियस जजमेंट गिवन बाय द डिफरेंट
कोर्ट्स इन द केस ऑफ रतलाम म्यूनसिपाल्टी। रतलाम म्यूनसिपाल्टी का केस आपको अच्छे से याद होगा, अगर याद नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर एंड देर आर ओनली 4 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर, इन दिस आंसर, एंड ऑल पॉइंट्स कवर ऑल द रतलाम केस, एंड आपको इजीली पता चल जाएगा। बट बिफोर डेट आई वुड लाइक टू टेल यू कि रतलाम का सीन क्या था। देयर इज ए रतलाम म्यूनसिपाल्टी एंड वहाँ पे एक रोड जाती है, रोड में एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें से केमिकल की वजह से बहुत सारा केमिकल लीक होता है, केमिकल सड़कों पे इन द लिक्विड फॉर्म आ जाता है, वहाँ पे बहुत सारी बदबू आती है, मॉस्किटो होते हैं, एंड इवन जो आसपास में रहने वाले जो रेजिडेंट होते हैं वो फ्रिक्वेंटली आज कंप्लेन करते हैं, पर कोई सोल्यूशन ना आने की वजह से फाइनली वो लोग कोर्ट में जाना प्रेफर करते हैं। एंड सबसे पहले वो कहाँ पहुँचते हैं? तालुका कोर्ट। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया है। तो फिर अब हम देखेंगे कि अलग अलग कोर्ट्स ने क्या क्या डिसीजन लिया। नाउ गोइंग टूवर्ड द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तालुका कोर्ट ऑर्डर द म्यूनसिपालिटी एंड द टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट टू राइड द प्लेस of the mosquito and menace and command them to lay cross and concrete drainage system within 15 days। तो तालुका कोर्ट ने सिंपली उनको ऑर्डर दिया म्यूनसिपालिटी को कि आप अपना ये मॉस्किटो को हटाइए और एक बहुत ही कन्फर्म यानी ज़मीन के नीचे से कंक्रीट सिस्टम बना दीजिए जिससे मतलब आसपास के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो भैया इससे हो गए म्यूनसिपालिटी वाले नाराज, रतलाम म्यूनसिपालिटी वाले, एंड इन लोगों ने बोला कि नहीं 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 ये तो भाई हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू मूव फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग लोअर कोर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम लोग अपर कोर्ट में जाके अपना केस कर सकते हैं, एंड रतलाम केस में भी यही हुआ। द म्यूनसिपालिटी वॉज ऑपोज दिस वर्डिक एंड अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिक्लेयर द वर्डिक ऑफ द तालुका कोर्ट इज इररिस्पॉन्सिबल। ओके, इन्होंने क्या कहा कि तालुका कोर्ट का जो डिसीजन था वो इररिस्पॉन्सिबल था, एंड उन्होंने फेवर सुना दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फेवर में, सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्यूनसिपालिटी के, रतलाम म्यूनसिपालिटी के फेवर में। तो भाई रतलाम म्यूनसिपालिटी वाले तो या चलो यस वो जीत गए, बट इससे मतलब नाराज कौन होगा? रेजिडेंट ऑफ द जो नियर बाई एरिया में रहते थे। पॉइंट नंबर 3 में देखो अब रेजिडेंट क्या करते हैं। द लोकल रेजिडेंट हु वेर अगेंस्ट द वर्डिक टूल द केस ऑफ द हाई कोर्ट, अलॉन्ग विद दिस इट ऑर्डर द म्यूनसिपालिटी टू ले अ क्लोज। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब हाई कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हम लोग खुश नहीं हैं, सो वी विल मूव टूवर्ड द हाई कोर्ट। सो ये लोग जाते हैं हाई कोर्ट में। ओके, हाई कोर्ट में क्या होता है? हाई कोर्ट बोलता है कि म्यूनसिपालिटी को ये मतलब क्लोज तो करना पड़ेगा, और वो भी कॉन्क्रीट ड्रेनेज सिस्टम बनाते हुए। द टाइम लिमिट वॉज रेज्ड फ्रॉम 7 months इंस्टेड ऑफ 15 days। हाई कोर्ट ने समझा कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम है ये कोई 4-5 दिन में हंसने खेलने वाला काम नहीं है, इट टुक मंथ्स, एंड इन्होंने उनके जो 15 days थे जो तालुका कोर्ट ने दिए थे इसको बढ़ा के उन्होंने 7 months कर दिए। द म्यूनसिपालिटी ऑल्सो ऑर्डर टू फिल द पिट एंड मड सो डेट द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर स्टॉप एंड द मॉस्किटो स्टॉप ब्रीडिंग। उन्होंने कहा आप उस जगह में एक मिट्टी डाल दीजिए कुछ, एंड ताकि वहाँ पे कोई लिक्विड जमा ना हो और वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड ना कर पाएँ। मलेरिया, डेंगू, बहुत सारी बीमारियाँ होती रहती हैं। द हाई कोर्ट ऑर्डर द म्यूनसिपालिटी टू फिनिश दिस वर्क इन 2 years, और ये पूरा काम उनको 2 साल के अंदर करना है। सो अगेन जो लोकल रेजिडेंट्स लोग हैं उनकी जीत हो जाती है, बट अगेन नाराज कौन होता है? रतलाम म्यूनसिपालिटी। ओके, द रतलाम म्यूनसिपालिटी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट एंड दे जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, सो दे अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजमेंट से तो बिल्कुल ना खुश नहीं थे, एंड दे डिसाइडेड कि हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द वर्डिक ऑफ द तालुका कोर्ट एज करेक्ट एंड गिव द फर्दर ऑर्डर दैट द म्यूनसिपालिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट वे जॉइंटली शट डाउन द केमिकल एंड द डाई प्लांट विच वॉज स्प्रेडिंग पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कहा कि तालुका कोर्ट का और जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, और आपको जो म्यूनसिपालिटी को और स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया कि आप जो केमिकल प्लांट है ना, जो फैक्ट्री है उसको ही आप लोग क्लोज करो, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम वहीं से ही शुरू होती है, क्योंकि ये एक तरह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैला रही है जिससे आसपास के लोगों को इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ओके, चलिए नाउ आपको रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रेफरेंस टू द रतलाम म्यूनसिपालिटी केस। रतलाम म्यूनसिपालिटी केस आप पूरा समझ चुके हो। पुट द टिक, यहाँ पे राइट मार्क था लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया है क्योंकि सॉफ्टवेयर में उसका यूज़ कहाँ करते हैं मुझे पता नहीं है। एंड क्रॉस द मार्क, ये वाला आना चाहिए, मैंने उसकी जगह फॉल्स रखा है।
फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट एंड रीराइट द इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट को तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, बट इनकरेक्ट को आपको करेक्ट भी करना है। सो नंबर 1, म्यूनसिपालिटी टुक द केस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। तो ये बात सही है, तालुका कोर्ट के डिसीजन से वो लोग खुश नहीं थे, तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। सो इट्स अ ट्रू। म्यूनसिपालिटी अपील द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पॉसिबल ही नहीं है, एक्चुअली उल्टा है, जहाँ पे हाई कोर्ट है उधर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे हाई कोर्ट आना चाहिए। एज यू कैन सी इन योर आंसर, करेक्ट आंसर, म्यूनसिपालिटी अपील द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसके बाद तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ी ना हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट कैन अप्रूव द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय एवरीवन।